Hello student, how are you? I hope you all be well. I am Govind Srivastava from Sadhri Surmani Inter College, Dhansari. Today I am going to tell you about linear charge distribution. That after that we will know about surface charge distribution and volume charge distribution. So let's start LCD, linear charge distribution. Linear charge डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं, आप पता है आपको, रेखीय आवेश वितरण। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं आपको बता चुका हूं, इसकी डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इसके डेरिवेशन को समझने के लिए जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, इसको समझने के लिए आप जो मैंने कूलाम्स का सदिश निरूपण बताया था उसको, और जो है बलों का अध्यारोपण सिद्धांत उसको, और आपको मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पिछले लेक्चर में इसके विषय में आपको जानकारी दी थी, तो उसको भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा अगर आपको 100% इसके डेरिवेशन पे आपको सफलता पानी है। ओके, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेखीय आवेश वितरण से रिलेटेड वो क्या डेरिवेशन है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रेखीय आवेश, जिस तरीके से आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बाद जब आपने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो आराम समझ में आया था। उसी प्रकार से अगर हम एक डेरिवेशन इसकी पढ़ेंगे तो हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेरिवेशन आराम से कर लेंगे और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेरिवेशन भी हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर कार्यरत बल, यानी कि रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर हमको बल की गणना करनी है। समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट बच्चों? हम जानते हैं कि अगर एक हम एक्स वाई प्लेन लें, ठीक है, एक एक्स वाई सतह ली हमने, और इसमें अगर हम बात करें एक एल लंबाई का तार है, तो मैंने बताया अगर एल लंबाई के तार में अगर हम इसका एक भाग ले लें, एक भाग का मतलब एकांक लंबाई ले लें, इसको समझने के लिए पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो ये लंबाई बेटा क्या हो जाएगी? डीएल हो जाएगी। तो इस डीएल पर कुछ ना कुछ आवेश होगा कि नहीं होगा? इस लंबाई पर आवेश होगा, इस लंबाई पर आवेश मान लीजिए क्यू है, तो इस पर किसी बिंदु पर आवेश क्या हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा ना। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु ए है, उस पर आवेश हमारा क्या है? डी क्यू है। ठीक, दूसरा एक बिंदु है जो है जिस पर एक अन्य बिंदु आवेश रखा है, ठीक है। तो ये जो है लीनियर जो आपका रेखीय आवेश वितरण है, इसके कारण इस पर कितना बल लग रहा है, यानी कि इस पर जो आवेश है वो इस आवेश पर, इस बिंदु आवेश पर कितना बल लगा रहा है, उसकी गणना हमको करनी है। ठीक है, तो बच्चों सोचो जरा, अगर हम ये जो है जो एकांक लंबाई पर उपस्थित सूक्ष्म आवेश है डी क्यू, अगर हम इसके द्वारा
इस पर लगाए गए बल की गणना कर लें और समाकलन कर दें उसका, तो पूरे का आपको बल की गणना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पूरे जो तार में जो आवेश बह रहा है उसके द्वारा इस पर कितना बल लग रहा है उसकी गणना आराम से हो जाएगी। तो हम सबसे पहले फोकस क्या करेंगे? हम फोकस करेंगे इस सूक्ष्म आवेश के कारण इस क्यू पर लगने वाला बल, और जो बल आएगा उसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करके हम पूरे सतह का क्षेत्रफल या फिर हम पूरा आयतन या जो है हम पूरी लंबाई या फोर्स किसी भी हम राशि की गणना कर सकते हैं। तो बेटा यहां देखो ये क्या है? हमारा O है। जब बेटा ये O है तो आप जरा बताओ ये O के सापेक्ष जो बिंदु B है, यानी कि जिस पर आवेश क्या रखा है? Q रखा है, तो Q का कुछ स्थिर सदिश भी होगा कि नहीं होगा? होगा ना स्थिर सदिश, उसको हमने नाम दे दिया क्या? R1। इसका भी स्थिर सदिश होगा, इसका नाम हमने क्या दे दिया? R2। ठीक है, आप ये पढ़ चुके हो, मैं पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने बलों का अध्यारोपण या कूलाम्स लॉ पढ़ाया था, सदिश निरूपण उसका। तो यहां पर हमने क्या लिखा? माना L लंबाई के तार में सूक्ष्म आवेश dq तथा एक अन्य बिंदु आवेश, माना L लंबाई के तार में एक सूक्ष्म आवेश dq है, जो यहां पर dq है, तथा एक अन्य आवेश या हम इस तरीके से बच्चे लिख सकते हैं, क्या लिखोगे? माना L लंबाई के तार पर सूक्ष्म आवेश dq का स्थिर सदिश क्या है बच्चे? स्थिर सदिश OA बराबर R2 तथा बिंदु आवेश Q जिस पर बल की गणना करनी है, उसका स्थिर सदिश ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश का स्थिर सदिश क्या है? O B इक्वल टू हमने ये मान लिया क्या है? R। क्लियर? ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा बेटा हमको किस पर और किसके कारण यहां पर बल की गणना करनी है? हमको करना है Q पर dq के कारण। तो जिस पर बल की गणना की जाती है उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि Q का स्थिर सदिश किसके सापेक्ष? dq के सापेक्ष। तो यहां पर तब बिंदु आवेश Q का स्थिर सदिश Q का सूक्ष्म आवेश
डी क्यू के सापेक्ष स्थित सदिश। तो ये बच्चे कोई नई चीज तो है नहीं, आप पढ़ चुके हो ना। तो हमको क्या निकालना है, ए बी सदिश। अगर हम कहते हैं डी क्यू का क्यू के सापेक्ष स्थित सदिश तो क्या हो जाता है, बी ए हो जाता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी। और ए बी बराबर भी हम क्या जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। क्लियर। पिछले लेक्चर को ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो बलों का अध्यारोपण सिद्धांत आपने पढ़ा था, या फिर कूलम्ब्स का सदिश निरूपण। बार बार मैं इस चीज को इस वजह से कह रहा हूं कि इसको समझने के पहले वो देखिएगा, उसके बाद फिर आप तीनों वितरण देखें, उसके बाद फिर ये डेरिवेशन देखें। तो ओ बी बराबर आपका क्या है, R1, ओ एक क्या है, R2। और बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, R21 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। ऐसे तो करते हैं R1 माइनस R2। अगर यहां पर लिखा होता, अगर ये लिखा होता R2 माइनस R1 तो ये कैसे लिखते हैं हम, ये लिखते हैं बेटा R12, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक। यहां से बच्चे अगर हम केवल ए बी निकालना चाहें, यानी केवल परिमाण निकालना चाहे, परिमाण समझ रहे हो ना, जिसमें दिशा ना हो, यानी कि दूरी निकालना चाहे, ए बी डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, R1 R2 का मॉड लगा के, ठीक है। और चाहो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल R12। इतना क्लियर हो गया ना आपका। अब देखो आगे आते हैं। तो ये हमको क्या मिल गया बच्चों, ये मिल गया ए बी सदिश मिल गया, ओके। ए बी सदिश मिल गया और ए बी हमने दूरी भी पता कर ली। अब देखो सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म आवेश क्या है, सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण, सूक्ष्म आवेश डी क्यू के कारण बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्यू पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब थोड़ा सा यहां पर हम रुकेंगे और समझेंगे। देखो बेटा डी क्यू क्या है, यहां पर डी क्यू है ये जो L लंबाई का तार है, इस पर जो आवेश है उसका सूक्ष्म भाग, उसके द्वारा इस पर बल लग रहा है, ठीक है ना, उसके द्वारा इस पर बल लग रहा है। इसका मतलब है कि आवेश के सूक्ष्म भाग के द्वारा जब बल लगेगा तो बल भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा कि नहीं होगा। अगर आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएं तो बल की मात्रा भी बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जिसने बल लगाया वो सूक्ष्म आवेश था, तो बल भी इसके द्वारा क्या लगेगा, सूक्ष्म लगेगा कि नहीं। और सूक्ष्मता को प्रकट करने के लिए हम डी एफ या डी क्यू या डी, जो जिस राशि के लिए हम सूक्ष्म भाग लेते हैं उसको हम डी साथ में लगा देते हैं, आप जान रहे हो। और ये डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल। ये आप लोग या तो 11 में पढ़ चुके होगे और नहीं पढ़े होगे तो आप जो है 12th की मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो बच्चों लगने वाला बल सूक्ष्म बल, सूक्ष्म आवेश द्वारा है तो सूक्ष्म बल, तो डी एफ बराबर क्या होगा, ध्यान देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू क्यू, है ना, दोनों आवेश डी क्यू इंटू क्यू, और अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ए बी स्क्वायर। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना, ए बी स्क्वायर। अब मैं बच्चों आपसे कहूं क्या ये सही है, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, साफ साफ देखो आप, डी एफ इक्वल, और ये आपका क्या लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू डी क्यू अपॉन ए बी स्क्वायर। ये चर्चा मैंने एक बार और की थी, बताओ ये सही है, नहीं, अब ये सही नहीं है, क्योंकि
दिशा तो इसमें आपने इंडिकेट नहीं की, किस दिशा में लग रहा है? ये बेटा लग रहा है ए बी दिशा में, यानी ए बी दिशा को प्रदर्शित करता है कैप। क्लियर? तो यहां से बेटा इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो ये है डी एफ इक्वल 1/4πε0 क्यू इंटू डी क्यू। इस क्यू से इस क्यू में स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्यू इंटू डी क्यू अपॉन ए बी स्क्वायर। और बच्चों ए बी कैप को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर अपॉन, गर्मी बहुत लग रही है, ए बी वेक्टर अपॉन ए बी, यही होता है ना। मॉड में भी होता है, मॉड आप लगाओ या ना लगाओ पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। दूरी है क्योंकि। अब यहां से देखो आप, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? डी एफ इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख लें, क्यू अपॉन 4πε0 डी क्यू अपॉन ए बी का क्यू, और ये बेटा हो जाएगा ए बी। आप गौर करिए, मैंने यहां मिटा दिया है। वीडियो को पॉज करिए और बैंक में जाइए, देखिए ए बी बराबर हमने क्या निकाला है? ए बी बराबर हमने निकाला है R1 R2, ऐसा ही निकाला है शायद, ये निकाला है ना बेटा। अच्छा, और ए बी बराबर क्या निकाला है? ए बी बराबर हमने कुछ ऐसे निकाला होगा, ए बी बराबर हमने निकाला होगा मॉड ऑफ R1, देखना एक बार जरूर, ठीक है। और इसी को हमने चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो R21, ठीक। चलिए, तो इसको हम क्या लिखें? डी एफ इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, और बेटा ये क्या है? डी क्यू अपॉन ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी की जगह हम लिख सकते हैं R1 R2 का क्यूब, और चाहो तो आप R21 का क्यूब कर सकते थे, बात बराबर है। और ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी की जगह लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां से बच्चों एक चीज हम जरूर जानते हैं बेटा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। वहां पर मैंने बताया था रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होती है? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी कि इस लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, हमने डी क्यू माना, को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां पर देखो साइड में ये बेटा डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। ओके, चलो इसमें पुट कर दो, चूंकि इसमें लिख सकते हो वी नो दैट। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा बेटा? डी एफ इक्वल, और बच्चों क्यू 4πε0, और डी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? लैम्डा डी एल अपॉन मॉड ऑफ, चाहे मॉड ऑफ में कर दो चाहे हम R21 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये चीज हुई। अब आप बच्चों ये बताओ मुझे कि ये DF क्या है? ये DQ के द्वारा बल लगाया गया है, जबकि हमको डेरिवेशन में क्या निकालना है? रेखीय आवेश वितरण के कारण कार्यरत बल, यानी कि इस पूरी लंबाई में जो आवेश है उसके द्वारा
यानी इसमें जो वितरण हो रहा है आवेश का उसके द्वारा इस पर कितना बल लगेगा, तो सूक्ष्म भाग द्वारा इतना बल लगा। तो इसको पूरी लंबाई के लिए हम क्या करें, अगर लंबाई के सापेक्ष हम क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो हमारा पूरा बल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, पूरे जो आवेश के द्वारा जो बल इस पे लग रहा है वो आराम से निकल आएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, संपूर्ण सूक्ष्म के लिए बेटा हमेशा अवकलन का यूज होता है, और विस्तृत के लिए हमेशा किसका होता है, समाकलन का यूज होता है। डिटेल में आप पढ़ोगे। संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश Q पर लगने वाला बल। तो Q पर बल लगेगा, क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में समाकलन हो जाएगा। किसके सापेक्ष, L के सापेक्ष, यानी है ना, यानी कि लंबाई के सापेक्ष। ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, ऐसे L लिखेंगे, और ये Q थोड़ा बड़ा लिख दें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है हमारा, लैम्डा अपॉन ये है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड में और होल पावर 3, और यहां पर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ध्यान देना इसमें मॉड मत लगा देना, ठीक है ना, और इनटू में ये हो जाएगा बेटा DL, ठीक है। तो इसका जो इसका समाकलन हुआ तो ये हो गया बेटा F, और यहां से क्या मिला आपको, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं, लंबाई यानी रेखीय आवेश वितरण के लिए, ठीक है ना। लंबाई के सापेक्ष, L के सापेक्ष यहाँ पर समाकलन होगा, तो इस वजह से हमने इसको किसका इंडिकेट किया, L से, ठीक है। अगर अभी जब पृष्ठीय की बात करेंगे तो वहाँ क्षेत्रफल को इंडिकेट करेगा। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब R1 माइनस R2 इंटू DL, ये आपका फार्मूला डेरिवेट हो गया। किसका, रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर कार्यरत बल। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको समझने के पहले आप पिछले लेक्चरों को जरूर, 2-3 जो लेक्चर हैं उनको जरूर ध्यान दीजिएगा, और फिर इसको देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।